दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर हुए में। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपना ध्यान रिवीजन पे लगा रहे होंगे। लगातार MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ आ रहे हैं और आप उनको देख भी रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप कहीं से भी पढ़ें लेकिन जरूर पढ़ें, एग्जाम आने वाला है नजदीक। और आपको पता ही है, जो 5 बैंकों के बारे में आपने सुना होगा, है ना। आप अगर देखते होंगे IOB और पंजाब एंड सिंध बैंक, 3-4 बैंकों के बारे में आजकल चर्चाएं चल रही है। थोड़ा आप उनको भी देखिएगा, उनके हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा इस बार पास करने की कोशिश करिएगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बैंक का हो कोई बंदा, अपने आप को अब की बार प्रमोट जरूर करें। MCQ लगातार आ ही रहे, जितने भी आ रहे हैं, और क्वेश्चन डेली डेली अलग आ रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि रिपीटेड 1-2 आ रहा है। और इतने क्वेश्चन लाना आपको पता ही है, थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि हर कोई रिपीटेड क्वेश्चन लाता है। तो बाकी आप हर जगह से पढ़ें और हर जगह से ज्ञान को अर्जित करें। चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ आपके लिए। बाकी मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे, और आपने वो पढ़ा भी है कि क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मोबाइल मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी ऐप लॉन्च्ड बाय, कि जो मनी ऐप है, मनी ऐप की पता क्या फुल फॉर्म होती है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ये होती है मनी की फुल फॉर्म, है ना। तो बोले इस मनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है RBI ने, दूसरा NPCI ने, तीसरा नाबार्ड ने, और चौथा है RBI ने। क्वेश्चन मैंने 3-4 बार शायद करवा ही दिया होगा, याद हो गया होगा। इसका तो आंसर है RBI। लेकिन मनी की जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई नहीं होगी पहले। मनी की मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बेहतरीन बेहतरीन लेके कोशिश करता हूँ लाने की। रोज रोज प्रिंट करके, रोज रोज आपको टाइप करके मैं क्वेश्चन लाता हूँ बुक से, यहाँ वहां से ढूंढ के, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। और जनरल बैंकिंग है सबके, हर किसी बैंक के लिए, है ना। चाहे कोई किसी भी बैंक हो, जनरल बैंकिंग सब बैंकों में आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोमिसरी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक विच डिफाइन द एक्ट। जो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज और जो चेक है, मेन बात है जो चेक है ना, ये चेक, इनको कहाँ डिफाइन किया गया है? अगर आपके पास आएगा ये चेक कहाँ डिफाइन है, पहला ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेक को डिफाइन किया गया है। दूसरा है NI एक्ट में चेक को डिफाइन किया गया है। तीसरा है RBI एक्ट में चेक को डिफाइन किया गया है। चौथा है जो कंपनीज एक्ट है उसमें चेक को डिफाइन किया गया है। तो जो चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनको डिफाइन कर दिया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। और आपने टेलीग्राम पे देख लिया होगा कि टेलीग्राम पे मैं क्विज भी देता रहता हूँ आपको। चाहे आपको आए चाहे ना आए, आप वहां पे टिक जरूर मारिएगा, जो भी टेलीग्राम पे क्विज आता है, ताकि आपको पता तो लगे हाँ ऐसा भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कंट्री इज मैनेज बाय। जो मॉनेटरी पॉलिसी है, विदेशी मौद्रिक नीति का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? किस देश की मौद्रिक नीति का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? जैसे मुद्रा है, उसको मैनेज कौन करता है? पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, दूसरा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तीसरा है कॉमर्शियल बैंक, और चौथा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक। अब आप बोलोगे सर सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक वो होता है कि जो केंद्र का बैंक होता है, उसको RBI भी कही देते। ठीक है भाई, उसको RBI भी कहते हैं। तो वो होता है सेंट्रल बैंक। किसी भी आप किसी भी कंट्री का आप बैंक देखोगे, तो चाहे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे उस देश में कोई सेंट्रल बैंक होगा, फिर अगले देश में कोई सेंट्रल बैंक होगा, तो वो उसको सेंट्रल बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्लीन नोट
क्लीन लोन्स आर आल्सो नोन, जो स्वच्छ ऋण को किस नाम से जाना जाता है? क्लीन लोन क्या होता है पता है? जैसे होता है पर ये वाला नहीं ना, ये तो स्वच्छ है। पर्सनल, जो पर्सनल लोन होता है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? पहला है क्रेडिट, समझ गए ना? पर्सनल लोन होता है, जो कोई आदमी पर्सनल लोन लेता है वो क्लीन लोन्स होते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया, जैसे पहला ऑप्शन है क्रेडिट लोन्स, दूसरा हो जाएगा डिमांड लोन्स, तीसरा है सिक्योर लोन और चौथा है अनसिक्योर लोन्स। तो जो क्लीन लोन्स आर आल्सो क्लीन लोन्स को अनसिक्योर लोन भी कहा जाता है ना, ये होता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन क्लीन लोन के को भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट CRR? जो करंट CRR है, कैश रिवर्स रेशियो, वो कितना है? जो कैश रिजर्व रेशियो है वो कितना है? पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा है, ये करंट का क्वेश्चन है ठीक है, 4.10%, तीसरा है 4.25% और चौथा है 4.50%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4%। पिछली बार की बात करूं, पिछली बार 4.5 था ना शायद, पिछली बार, पिछले ईयर की बात करूं, पिछले साल को 2022-23 में 4.50 था, इस बार 4% है CRR। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरोइंग lending in periods exceeding 14 days and up to years is termed as, 14 दिन से अधिक और 1 वर्ष तक की अवधि उधार लेने या उधार देने के लिए मुद्रा बाजार उपकरणों को क्या कहा जाता है? अगर आपने एक 14 दिन से और 1 वर्ष तक का, पहला ऑप्शन है कॉल मनी, दूसरा ऑप्शन है नोटिस मनी, तीसरा ऑप्शन है टर्म मनी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो ये कॉल मनी होती है, वो होती है 1 दिन के लिए 24। अगला आता है नोटिस मनी, नोटिस मनी आता है आपका 2 दिन से लेके और 14 दिन तक। और टर्म मनी होती है, वो होती है आपकी 14 दिन से लेके और 1 साल तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्म मनी। और अगर आपको मैंने उस दिन वो भी बताया था, इसकी ट्रिक एक, इसकी ट्रिक थी, पहला ABCD में अगर देखोगे पहले C आता है, फिर क्या आता है N और फिर आता है T। देखो CNT, C का तो 1, 2 से 14 और यहां पर आ जाएगा 14 से 1 साल। ये फिगर आप याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन बेलमेंट ऑफ गुड्स? जो बेलमेंट ऑफ गुड्स होता है उस पे माल होता है ना, जो उस पे कौन सा चार्ज लगता है? पहला होता है हाइपोथेकेशन, जो मूवेबल है, लीन है, प्लेज है या मॉर्गेज है। पहले बता देता हूं आपको, हाइपोथेकेशन मूवेबल है, मॉर्गेज इमूवेबल है, फिर बच क्या जाता है उसमें? प्लेज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेज। अब प्लेज में क्या क्या आता है? अगर मैं प्लेज की क्या बात करूं तो ज्वेलरी हो गई, NSC हो गई, ये सब किस में आते हैं? प्लेज में आते हैं। ठीक है, बाकी मूवेबल और इमूवेबल आपको पता है। अगर मैं मूवेबल की बात करता हूँ तो गाड़ियां हो जाएंगी, और इमूवेबल की बात करूं तो घर, प्रॉपर्टी, ये उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट, फॉर टेकिंग एक्शन एंड सरफेसी द आउटस्टैंडिंग शुड बी, कि सरफेसी के तहत अगर कार्रवाई करनी है, बकाया कितना होना चाहिए, मतलब कितने रुपए में आप सरफेसी में एक्शन ले सकते हैं? पहला ऑप्शन है मोर देन 1000, 1000 रुपए, मोर देन 50,000, अगला है मोर देन 1 लाख और अगला है मोर देन 20 लाख रुपए। पहला है 1 लाख और अगला है
20 लाख रुपए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए तक। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। Banks are required to make deduction of tax at source, but before they should have obtained कि बैंकों को स्रोत पर कटौती करने का आवश्यकता होती है, लेकिन इससे पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए। पहला ऑप्शन है पैन नंबर, दूसरा है टैन नंबर, तीसरा टैक्स आइडेंटिफायर नंबर और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टैन नंबर। क्या हो जाएगा? टैन नंबर। और आपने मेरे को पेन की फुल फॉर्म बता दिया ना, पेन की क्या होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ लेना। आप बोलोगे सर आंसर इसका पेन है, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा टैन नंबर। नेक्स्ट, अदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर देन सीनियर सिटीजन दोज बिलो 60, कोई सीनियर सिटीजन तो है लेकिन कितने साल से नीचे हो? 60 साल से नीचे। और 60 साल से नीचे हमें सीनियर सिटीजन नहीं होता। नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी और आरडी अप टू, कि वरिष्ठ नागरिक 60 साल से कम के अलावा एफडी या आरडी का प्राप्त ब्याज का टीडीएस अगर कितने रुपए तक नहीं काटा जाएगा उसका। पहला ऑप्शन है 10,000 तक पर साल पर एनम, दूसरा है 40,000 पर एनम, तीसरा है 50,000 पर एनम और चौथा है 1 लाख पर एनम। एक साल में मतलब 1 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000 तक आपका अगर ब्याज है तो आपका टैक्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है भाई, टैक्स नहीं, टीडीएस। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अदर देन सीनियर सिटीजन अबव 60, मतलब अभी सीनियर सिटीजन 60 साल का है, क्यों 60 साल से ऊपर का होता है सीनियर सिटीजन। टीडीएस विल बी डिडक्टेड फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी और आरडी, अगर वरिष्ठ नागरिक के अलावा अन्य पर ब्याज की टीडीएस किस में नहीं काटा जाएगा? अगर उसकी एज 60 प्लस है तो। अगर उसकी एज 60 प्लस है तो ब्याज नहीं काटा जाना चाहिए, टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। कितने रुपए तक का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है? पहला ऑप्शन है उसको 10,000, दूसरा है 40,000, तीसरा है 50,000 पर ईयर, चौथा है 1 लाख पर ईयर। अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूंगा तो सीनियर सिटीजन के लिए आपको मिल जाएगा 50,000 तक टीडीएस में। आप अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो तब आपको 50,000 तक की छूट कम मिल जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट, चार्ज वेयर सरफेसी एक्शन कैन नॉट टेकन, कि किसमें से सरफेसी एक्शन में चार्ज नहीं ले सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, पहला ऑप्शन है मोर्गेज, दूसरा है प्लेज, तीसरा है हाइपोथेकेशन, चौथा है नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो कार्रवाई है वो प्लेस पे नहीं कर सकते, मैंने आपको बता भी दिया है, प्लेस पे कार्रवाई नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोविजन ऑफ मॉर्गेज ऑफ एन असेट्स आर डील्स विथ, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में किस परिसंपत्ति के बंधक के प्रावधानों का वर्णन किया गया, कि जो ये मॉर्गेज है उसका जो प्रावधान है उसका वर्णन कौन से एक्ट में कर दिया गया है। अब वो मैंने पहले भी करवा दिया। पहला ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आपको पता है ना, जो मॉर्गेज होता है वो प्रॉपर्टी एक्ट में आता है, क्योंकि वो इमूवेबल होता है, वो प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। सेल ऑफ गुड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इंडियन कंपनी लॉ। तो मैंने आपको ये चीज तो पहले ही बता रखी है कि अगर आपको ये पता है कि मॉर्गेज किस में आता है तो मॉर्गेज आता है इमूवेबल। अब देखो ऑप्शन देखो, प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, पहला ऑप्शन है, आप इसको एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपको अगर पसंद आएगी तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी नए पुराने जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ, क्योंकि डेली डेली एमसीक्यू आ रहा है। और बाकी अभी थोड़ा लोग ये स्टाफ लगता है इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, तो यार मेरे को ये भी बता देना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ताकि अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो फिर अब नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। प्लान तो मेरा और भी था कि थोड़ा एक आध बैंकों के लिए, बड़े बड़े जो बैंक हैं पीएनबी वगैरह वगैरह, उनके लिए सेपरेट क्लास लेके आऊं, लेकिन इस हिसाब से तो नहीं लगता मेरे को। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है, ये तो आपको पता है ना, मेहनत भी लगती है इसमें। बाकी वो मेहनत आपके लिए होती थी, लेकिन मेरे को बता देना भैया ना, आप लोग जैसे इच्छा हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अब थोड़ा इंटरेस्टेड कम, पहले पहले जैसे ठीक ठाक था इंटरेस्ट लोगों का, तो फिर हमारे को भी इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, हाँ यार चल ठीक है यार। और जब नहीं होता तो फिर नहीं हो पाता ना, तो फिर मिलेंगे नहीं एक और क्लास के साथ, बता भी देना मेरे को, ताकि फिर मिलेंगे 2026 के जनवरी में। तब तक बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, तो तभी मिलेंगे, अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों की इच्छा है। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।